जय हिंद। हम बात कर रहे थे क्लास 10th की ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के बारे में, और इससे पिछले वाले सेशन में हमने सॉइल्स के बारे में पढ़ लिया था। पिछला वाला सेशन हमारा थोड़ा एब्रप्टली एंड हुआ था बिकॉज ऑफ द लाइट इश्यूज़। हमने पिछला वाला सेशन जहाँ छोड़ा था वहीं से आज की बातचीत हम शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? तो बहुत सिंपल, द वेदरिंग ऑफ द सॉइल कवर, या फिर ये कहें द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो सॉइल कवर का डेन्यूडेशन, सॉइल पार्टिकल्स का वेदरिंग, सॉइल पार्टिकल्स का टूटना और उनका फिर एक जगह से अपनी जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होना। और ये जो ट्रांसपोर्ट है ये होता है बिकॉज ऑफ वेरियस एजेंट्स। दो जो सबसे पॉपुलर एजेंट्स हैं उनमें एक है विंड और दूसरा है वाटर। अपन क्या कह रहे हैं कि सॉइल कवर का वेदरिंग होना, सॉइल के पार्टिकल्स का टूटना और उनका फिर अपनी जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होना, या फिर ये कहें कि उनका वॉश अवे हो जाना बिकॉज ऑफ द एजेंट्स, उसको बुलाया जाता है सॉइल इरोजन। द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। एक बात और है कि ये जो सॉइल फॉर्मेशन है और सॉइल इरोजन है, ये दोनों ही प्रोसेसेस एक साथ साइमल्टेनियसली ऑपरेट करती हैं, अलग अलग ऑपरेट नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले पूरी तरीके से सॉइल फॉर्म होगी उसके बाद सॉइल का इरोजन शुरू होगा, या फिर वाइसा वर्सा भी नहीं है। दोनों ही प्रोसेसेस एक साथ साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रही होती हैं। दुनिया के किसी कोने में अगर सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो कोई कोना ऐसा भी होगा जहाँ पे सॉइल का इरोजन भी हो रहा होगा। इनफैक्ट एक ही जगह पे सॉइल फॉर्म भी होती रहती है और सॉइल का इरोजन भी होता रहता है। और इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में नेचर ने एक बैलेंस क्रिएट किया है। दो तीन चीज़ें अपन ने पढ़ी। एक तो हम क्या कह रहे हैं, सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल कवर का डेन्यूडेशन, सॉइल के पार्टिकल्स का टूटना और फिर उनका वॉश अवे हो जाना बिकॉज ऑफ द वेरियस एजेंट्स, उसको बुलाया जाता है सॉइल इरोजन। और ये जो सॉइल फॉर्मेशन है और सॉइल इरोजन है, ये दोनों ही प्रोसेसेस एक साथ साइमल्टेनियसली ऑपरेट करती हैं और नेचर ने इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में एक बैलेंस क्रिएट किया है। हालांकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो बैलेंस है सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन के बीच में, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ हद तक डिस्टर्ब हो गया है। सॉइल फॉर्मेशन का रेट अभी भी वही है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से सॉइल इरोजन का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो गया है। अच्छा, इरोजन किन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है वो अपन देखते हैं। देखो, कुछ तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से सॉइल का इरोजन होता है, कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है वो है डिफॉरेस्टेशन, सबसे बड़ा रीज़न। जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, और पेड़ काटने की वजह से सॉइल इरोजन कैसे होता है? देखो, जब भी कोई पेड़ लगा हुआ होता है तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, मिट्टी लूज़ नहीं होती है। अब इस मिट्टी के ऊपर से कोई विंड फ्लो कर रही है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो ये जो मिट्टी है वो अपनी जगह से ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। लेकिन अगर पेड़ को काट दिया गया है तो ये जो मिट्टी है ये लूज़ हो जाएगी, और लूज़ मिट्टी को विंड बहुत आराम से, वाटर बहुत आराम से अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देगा, वॉश अवे कर देगा। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारा जो सॉइल इरोजन का रेट है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। दूसरा, ओवर ग्रेजिंग, और ओवर ग्रेजिंग भी ह्यूमन एक्टिविटी में कंसिडर किया जाता है बिकॉज हमारे जो परमानेंट पास्चर्स हैं उनको हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस कर दिया है। ग्रेजिंग ग्राउंड्स के अंडर जो एरिया हुआ करता था उसको हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस कर दिया है। हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर के अंडर जो लैंड है उसको बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी कैटल पॉपुलेशन के लिए जो परमानेंट पास्चर्स चाहिए, जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स चाहिए, उनके एरिया को हम रिड्यूस करते जा रहे हैं। अब ये बेचारी कैटल, भूखी कैटल, इसको थोड़ी बहुत घास जहाँ भी मिलती है ये उसको जड़ तक से खाने की कोशिश करती है, और उसके चलते ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, और जो सॉइल होती है जिसको कल तक घास की जड़ों ने पकड़ा होता है वो लूज हो जाती है, और फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह तक वॉश अवे करना ईजी हो जाता है। तो पहला ह्यूमन एक्टिविटी डिफॉरेस्टेशन, दूसरा ओवर ग्रेजिंग, तीसरा है डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। हमारे जो फार्मर्स हैं वो उतने एजुकेटेड नहीं हैं, वो किसी भी तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, उसकी वजह से भी सॉइल का इरोजन होता है। जैसे हमारे जो फार्मर्स हैं वो अभी भी प्रिमिटिव मेथड्स को यूज़ करते हैं। एक समस्या और है कि प्लोइंग का भी इश्यू है।
हमारे यहाँ पे जो हल लगाने का टेक्निक है वो भी थोड़ा सा गड़बड़ है, खासकर माउंटेन एरियाज में। देखो माउंटेन एरियाज में प्रॉब्लम क्या है, ये मान लेते हैं माउंटेन है। अब माउंटेन के स्लोप के साथ में अगर आप फ्लो करोगे, मतलब इसी डायरेक्शन में अगर आप फ्लो करोगे, तो जो विंड है जो ऊपर से आ रही है या वाटर जो ऊपर से आ रहा है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। विंड और ज़्यादा तेज आएगी और खूब सारा इरोजन करेगी। अलोंग द स्लोप अगर आप फ्लो करोगे तो इरोजन ज़्यादा होगा। इमेजिन करो कि ये माउंटेन है, आपने इस स्लोप पे ऐसे ऐसे फ्लो किया है, तो अब अगर विंड आएगी तो ये जो फ्लोइंग है ये उस विंड के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगी। मतलब जब अपन अलोंग द स्लोप फ्लो करते हैं तो इरोजन ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम 90 डिग्री पे, स्लोप के 90 डिग्री पे अगर फ्लो करते हैं तो फिर जो इरोजन है उसके रेट में थोड़ी कमी देखने को मिलती है। तो हमारे यहाँ पे जो फ्लोइंग है, खासकर माउंटेन्स वाले एरिया में, वहाँ फार्मर्स गलती क्या कर देते हैं कि वो अलोंग द स्लोप फ्लो करते हैं। तो डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग की वजह से भी सॉइल इरोजन में इंक्रीज हुआ है। एक जो बड़ा रीज़न है वो है कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। अब देखो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, खूब सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, माइनिंग भी खूब सारी होती है। माइनिंग साइट्स को हम प्रॉपरली मैनेज करते नहीं हैं। कंस्ट्रक्शन की वजह से खूब सारी धूल मिट्टी उड़ती है और उस धूल मिट्टी की वजह से खूब सारा डस्ट का पॉल्यूशन होता है। वो धूल मिट्टी जो है वो आसपास की फर्टाइल लैंड पे जाके जमती है और उसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो सॉइल है वो एरोड होती है, वो ख़राब होती है। अच्छा, अगर सॉल्यूशंस की बात कर लें साथ ही, तो डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या है? एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। ओवर ग्रेजिंग प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या है? प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग ग्राउंड्स। अगर हम ग्रेजिंग ग्राउंड्स को प्रॉपरली मैनेज करें, उनके अंडर जो एरिया है उसको और फर्दर इंक्रीज करें, तो ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है? डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। सॉल्यूशन क्या है? जैसे ओवर इरिगेशन प्रॉब्लम है, हम कह रहे हैं कि साहब आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, आप ड्रिप इरिगेशन यूज़ करो, आप स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज़ करो, पुराने मेथड्स को यूज़ क्यों कर रहे हो? फ्लोइंग का अगर प्रॉब्लम है तो फार्मर्स को आप एजुकेट करो, उनको बताओ कि एक्यूरेटली चीज़ें कैसे की जाएंगी। प्रॉब्लम कंस्ट्रक्शन है, प्रॉब्लम माइनिंग है, सॉल्यूशन क्या है? कि हम कंस्ट्रक्शन साइट्स को रेगुलेट करने के लिए एडुकेट लॉज लेकर आएँ और आसपास लोगों को एडुकेट नॉलेज दें कि कैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स को मैनेज करना है। माइनिंग प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या है? प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ माइनिंग साइट्स। अच्छा, कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं जो कि सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेचुरल फैक्टर्स में एक कौन सा है? विंड है। विंड नेचुरल फैक्टर है। विंड हमेशा से चलती आ रही है और हमेशा से विंड की वजह से सॉइल इरोजन होता रहा है, लेकिन अगर वो नेचुरली हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से सॉइल इरोजन का जो रेट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, वो प्रॉब्लमेटिक है। एक नेचुरल फैक्टर क्या है? वाटर है। पानी जो है वो हमेशा से फ्लो करता आ रहा है और उसकी वजह से सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। एक और नेचुरल फैक्टर है ग्लेशियर। जहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है? बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े होते हैं। जब वो बर्फ़ के टुकड़े टूटते हैं और नीचे की तरफ फिसलते हैं तो वो अपने साथ में बहुत सारी मिट्टी को इरोड करते हैं। बट ये नेचुरल फैक्टर्स हैं, ये तो होते ही हैं, होने भी चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से सॉइल इरोजन का जो रेट है वो फर्दर इंक्रीज हो गया है। अच्छा, इस सेक्शन में 2-3 इरोजन्स के बारे में बात और की है। एक तो बात की है गलीज के बारे में, दूसरा बात की है शीट इरोजन के बारे में। देखो गलीज क्या होती हैं? बहुत सिंपल, पानी जब किसी भी ज़मीन के ऊपर से फ्लो कर रहा होता है तो मिट्टी को काटने की शुरुआत करता है। ये आप अपने घर पे करके देख सकते हो। आप पानी का पाइप लो और कॉन्स्टेंटली एक जगह पे पानी मारो, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि वो जो पानी है वो अपना रास्ता बनाने की शुरुआत कर देगा। पानी ये जो रास्ता बनाता है इसको बुलाया जाता है चैनल्स। क्या बुलाया जाता है? चैनल्स। चैनल्स जब तक नॉर्मल होते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चैनल्स गहरे होने लग जाएं, मिट्टी को ज़्यादा काटने लग जाएं, तो उसको बुलाया जाता है गलीज। क्या बुलाया जाता है? गलीज। अब सोच के देखो, कोई भी फील्ड है जिस पे गहरे गहरे रास्ते बनाए हुए हैं पानी ने, जिस पे गहरे गहरे गड्ढे बनाए हुए हैं पानी ने, उस ज़मीन पे कल्टीवेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बट ऑब्वियस सी बात है, तो जहाँ पे गलीज फॉर्म हो जाती हैं वो लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाती है और उसको बुलाया जाता है बेडलैंड। क्या बुलाया जाता है? बेडलैंड। चंबल की खाड़ी में बेडलैंड खूब सारी देखने को मिलती हैं और चंबल की खाड़ी में इन बेडलैंड्स को बुलाया जाता है रिवाइंस। क्या बुलाया जाता है? रिवाइंस। देखो अपन इमेज में देख लेते हैं, ये सारी चीज़ अपने पास में है। देखो ये रहा शीट इरोजन, अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये कोई फील्ड है, इस फील्ड में पानी बह रहा था और इसने छोटे छोटे गड्ढे बनाने की शुरुआत करी। ये जो छोटे छोटे गड्ढे बनने की शुरुआत हुई इसको बुलाया जाता है रिल इरोजन।
मतलब अभी जो गड्ढे बने हैं वो बेहद छोटे हैं, पानी ने जो अपना रास्ता काटा है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं हुआ है, इसको बोल देते हैं अपन क्या, रिल इरोजन। लेकिन जब यही गड्ढा बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है तो इसको बुलाया जाता है गली इरोजन। क्या बुलाया जाता है, गली इरोजन। पानी ने अपना रास्ता बनाते बनाते एक बहुत डीप चैनल क्रिएट कर लिया है। इस डीप चैनल की वजह से ये जो लैंड है अब ये कल्टीवेशन के लिए ठीक नहीं रही है, इस इरोजन को बुलाया जाता है गली इरोजन। और ये जो लैंड खराब हो गई है इसको बुलाया जाता है बेड लैंड। और चंबल में ये जो बेड लैंड है ये खूब देखने को मिलती है, और चंबल में इसको लोकली बुलाया जाता है रेवाइन। क्या बुलाया जाता है, रेवाइन। होपफुली आपको 2-3 चीज़ें समझ में आई होंगी। एक तो अपन ने ये देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। एक है डिफॉरेस्टेशन, दूसरा ओवरग्रेजिंग, तीसरा कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, चौथा अपन ने देखा था कि डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग जैसे प्लोइंग अप एंड डाउन द स्लोप की वजह से भी इरोजन इंक्रीज होता है। फिर अपन ने क्या पढ़ा कि कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं। नेचुरल फैक्टर्स कौन से हैं, विंड है, वाटर है, ग्लेशियर है। फिर हमने बात की गलीज के बारे में। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स एंड दीज डीप चैनल्स आर नोन एज गलीज। और डीप चैनल्स अगर बना लिए हैं पानी ने तो वो जो लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए अच्छी है, खराब है। बट ऑब्वियस सी बात है, गड्ढे हो गए ज़मीन में तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो जो लैंड है वो अनफिट हो जाएगी कल्टीवेशन के लिए। ऐसी लैंड को जो कि अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए बिकॉज ऑफ द गलीज, उसको बुलाया जाता है बेडलैंड। चंबल की घाटी में इन बेडलैंड्स को लोकली बुलाया जाता है रिवाइंस। फिर एक टर्म दे रखा है शीट इरोजन। इसको इमेजिन करो, बड़ा सिंपल है। ये अर्थ का सरफेस है, पानी का फ्लो आया बहुत तेज, इस पानी के फ्लो की वजह से ये जो अर्थ सरफेस या ये कहें कि सॉइल की जो टॉप लेयर है वो एकदम वॉश अवे हो गई, पूरी की पूरी लेयर। जैसे आपने प्याज अगर छीली होगी, ऑनियन को अगर पील किया होगा, तो जब अपन ऑनियन को पील करते हैं तो एक कोना पकड़ो और पूरी लेयर जो है प्याज की वो पील हो जाती है, उसको छील लेते हो आप। वैसे ही इस पानी के फ्लो की वजह से सॉइल की जो टॉप लेयर है वो पूरी की पूरी इरोड हो गई है, वो पूरी की पूरी वॉश अवे हो गई है। और ख़ास बात यह है कि आम तौर पे जिन लोगों को ज्योग्राफिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं होती है उनको शीट इरोजन का पता नहीं चलता है, बिकॉज टॉप लेयर बहुत महीन लेयर जो है वो पानी की वजह से इरोड होती है तो इतनी नोटिसेबल नहीं होती है। शीट इरोजन का मतलब द वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे एंड दिस इज नोन एज शीट इरोजन। गलीज का मतलब क्या है कि पानी फ्लो कर रहा था, पानी ने ज़मीन पे अपना रास्ता बनाने की शुरुआत करी और वो जो रास्ता है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है चैनल, वो बहुत ज़्यादा डीप हो गया है। तो जो डीप चैनल क्रिएट हुआ उसको अपन बोल देते हैं गलीज। ऐसे बहुत सारे रास्ते पानी ने बना लिए, फील्ड पे गड्ढे बना दिए हैं। अब ये जो गड्ढे वाली लैंड है ये कल्टीवेशन के लिए अच्छी है, ख़राब है, बट ऑब्वियसली बात है इट इज़ अनफिट फॉर कल्टीवेशन और इस लैंड को कहा जाता है बेड लैंड। बेड लैंड्स को चंबल में लोकली बुलाया जाता है रेवाइंस। दूसरा अपन ने पढ़ा शीट इरोजन। बहुत सिंपल, पानी के तेज फ्लो की वजह से ये जो सॉइल की टॉप लेयर है, बहुत ही महीन टॉप लेयर, ये पानी के फ्लो की वजह से पूरी की पूरी वॉश अवे हो जाती है, जैसे कि किसी ने शीट हटा दी हो, और इसको बुलाया जाता है शीट इरोजन। बहुत सिंपल चीज़ है। अच्छा, ये सॉइल इरोजन है। सॉइल कंजर्वेशन कैसे किया जाए, सॉइल को बचाया कैसे जाए, इसमें 2-3 चीज़ों के बारे में बात की गई है। एक तो बात की गई है कॉन्टूर प्लोइंग के बारे में, दूसरा बात की गई है टेरेस कल्टीवेशन के बारे में, तीसरा बात की गई है स्ट्रिप क्रॉपिंग के बारे में, और चौथा बात की गई है शेल्टर बेल्ट्स के बारे में। देखो, सबसे पहले सवाल आता है व्हाट इज कॉन्टूर प्लोइंग। प्लोइंग अलोंग द कॉन्टूर लाइंस कैन डी एक्सिलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, दिस इज कॉल्ड कॉन्टूर प्लोइंग। इसका मतलब क्या है, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये वाला डायग्राम देखो, ये माउंटेन है। अभी अपन बात कर रहे थे कि अगर माउंटेन के स्लोप के अलोंग आप हल लगाओगे तो जो इरोजन है वो इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, सोच के देखो, ऐसे ही हल लगा हुआ है, ऐसा ही स्लोप है, विंड ऊपर से आएगी, उसको और ज़्यादा रास्ता मिलेगा, बीच में से आराम से वो फ्लो करके चली जाएगी, आसपास की मिट्टी को भी अपने साथ में लेकर जाएगी। लेकिन अगर हम माउंटेन के स्लोप के 90 डिग्री अगर फ्लो करें, ऐसे फ्लो करें, तो ऊपर से जो विंड आएगी वो टकराएगी इस ऑब्स्टिकल से। ये जो प्लोइंग का सिनेरियो है ये ऑब्स्टिकल के जैसे काम करेगा। तो आगे जाके ये जो विंड है, एक तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी और दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर रहा है,
तो ओवरऑल जो इरोजन है वो कम होगा। माउंटेन पे ये जो लाइंस ड्रॉ की जाती हैं इनको बुलाया जाता है कॉन्टूर लाइंस। कॉन्टूर लाइंस बेसिकली क्या होती हैं, अर्थ के सरफेस से अगर अपन माउंटेन के ऊपर इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को जोड़ें तो जो लाइन क्रिएट होती है उसको बुलाया जाता है कॉन्टूर लाइन। देखो जैसे ये मान लेते हैं कि ये अपना सरफेस है, इसके ऊपर ये कोई माउंटेन खड़ा हुआ है, मान लेते हैं कि हमें 10 सेंटीमीटर ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करना है। तो ये जो 10 सेंटीमीटर वाले पॉइंट्स हैं ये यहाँ आएंगे, इनको जोड़ के जो लाइन बनेगी वो बनेगी कॉन्टूर लाइन। अब एक सवाल आपके दिमाग में ये आ सकता है कि फिर कॉन्टूर लाइन टेढ़ी मेढ़ी कैसे बन रही है, बिकॉज जो नीचे सरफेस है वो हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो। अब मान लो ऐसा सरफेस है और यहाँ पे कोई माउंटेन खड़ा हुआ है। अब आप बोल रहे हो कि मुझे 10 सेंटीमीटर ऊपर वाले जितने भी इक्वल पॉइंट्स हैं, एलिवेशन वाले पॉइंट्स, उनको जोड़ना है। तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ से 10 सेंटीमीटर यहाँ पे, यहाँ से 10 सेंटीमीटर यहाँ पे, यहाँ से 10 सेंटीमीटर यहाँ पे और यहाँ से 10 सेंटीमीटर यहाँ पे। अब ये जो इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट्स ज्वाइन किए जाएंगे इसको बुलाया जाएगा कॉन्टूर लाइन। अगर आप अलोंग दी कॉन्टूर लाइंस, मतलब कॉन्टूर लाइंस के साथ में, कॉन्टूर लाइंस जैसे हैं वैसे ही अगर आप प्लो करोगे, एक तरीके से स्लोप के 90 डिग्री पे अगर आप प्लो करोगे तो जो सॉइल इरोजन है वो कम होगा, बिकॉज विंड ऊपर से आएगी। तो ये जो प्लोइंग का आपका स्कीम है वो ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा और उसकी वजह से विंड की जो स्पीड है वो कम होगी, और स्पीड अगर कम होगी तो जो इरोजन है वो भी कम होगा। अगर आपने प्लो ऐसे ही कर दिया होता तो ऊपर से विंड आ रही होती, उसको और रास्ता मिलता, अगल बगल की जो मिट्टी है उसको अपने साथ में और ज़्यादा उड़ा के ले जाती। ये जो अलोंग दी कॉन्टूर लाइंस प्लोइंग की जाती है इसको बोलते हैं कॉन्टूर प्लोइंग। क्या बोलते हैं? कॉन्टूर प्लोइंग। प्लोइंग अलोंग दी कॉन्टूर लाइंस is known as contour plowing and this deaccelerates the flow of water or wind down the slope। वाटर या विंड कुछ भी बोल लो, दोनों ही एजेंट्स के फ्लो को डीएक्सेलरेट करती हैं ये जो कॉन्टूर प्लोइंग के मेथड्स हैं वो। फिर दूसरा है टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, इसको भी अपन इमेज से समझेंगे। देखो ये कोई माउंटेन है, मान लो इस माउंटेन का स्लोप ऐसा है, इस पे अगर आप एग्रीकल्चर करोगे तो कोई एग्रीकल्चर होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे छोटे छोटे टेरेसेस काट लिए। अब इन छोटे छोटे टेरेसेस के ऊपर आप कल्टीवेशन कर रहे हो। कल तक जो माउंटेन आपके किसी भी काम का नहीं था उस माउंटेन पे कल्टीवेशन हो रहा है। और दूसरा, स्लोप पे अगर सीधे पानी बह के जाएगा या विंड बह के जाएगी तो ज़्यादा मिट्टी को बहा के ले जाएगा या कम, बट ऑब्वियसली बात है ज़्यादा। लेकिन टेरेसेस पे अगर विंड फ्लो करेगी या वाटर फ्लो करेगा तो इरोजन ज़्यादा होगा या कम होगा, बट ऑब्वियसली बात है कम होगा। तो टेरेस कल्टीवेशन का फ़ायदा कि एक तो कल्टीवेशन कर पा रहे हो आप, और दूसरा इरोजन का जो रेट है उसको भी आपने रिड्यूस किया है। पहला अपन ने पढ़ा कॉन्टूर प्लोइंग और दूसरा हमने बात की टेरेस कल्टीवेशन के बारे में। देखो लिखा होगा स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। ये जो टेरेस कल्टीवेशन है ये इरोजन को रेस्ट्रिक्ट करता है। और टेरेस कल्टीवेशन कहाँ हो सकता है? ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पे। तो हिमालयाज़ के वेस्टर्न साइड में, मतलब वेस्टर्न हिमालयाज़ में और सेंट्रल हिमालयाज़ में टेरेस कल्टीवेशन देखने को मिलता है। फिर तीसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? देखो होता क्या है, मान लेते हैं कि ये आपका लंबा चौड़ा फील्ड है, इस फील्ड को आपने बहुत सारे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया है, और ये जो स्ट्रिप्स हैं इनमें आप क्रॉपिंग कुछ अलग तरीके से कर रहे हो। कैसे? मान लेते हैं कि इस रो में आपने ए क्रॉप उगाई, यहाँ पे बी क्रॉप उगाई, यहाँ पे फिर ए क्रॉप उगाई, फिर यहाँ पे बी क्रॉप उगाई, फिर यहाँ पे ए क्रॉप उगाई, मतलब ए बी ये ऐसे ही क्रॉप्स उगाई जा रही हैं स्ट्रिप्स में। और जब आप क्रॉप्स को चूज़ करोगे तो ये ध्यान रखोगे कि एक तो ए क्रॉप जो भी रिलीज़ करेगी वो बी क्रॉप के काम आ जाए, और बी क्रॉप जो भी रिलीज़ करेगी वो ए क्रॉप के काम में आ जाए, मतलब एक दूसरे की ग्रोथ को कॉम्प्लीमेंट करें ये दोनों ही क्रॉप्स। और दूसरा एक चीज़ का ध्यान और रखोगे कि ये दोनों क्रॉप्स जो हैं वो एक टाइम पे ना काटी जाएं, इस तरीके से इनको शो किया जा रहा है। एक टाइम पे ना काटी जाए, उससे क्या फ़ायदा है? जब ए क्रॉप को काटा जाएगा तो बी क्रॉप फील्ड पे रहेगी, मतलब फील्ड जो है वो एकदम से खाली नहीं होगा। ये जो बी क्रॉप होगी इसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगी, मिट्टी पूरी तरीके से लूज़ नहीं होगी, और लूज़ नहीं होगी तो इरोजन नहीं होगा। जब बी क्रॉप के काटने का टाइम आएगा तो ए क्रॉप जो है वो फील्ड पे होगी, मतलब कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा नहीं होगा जब ये फील्ड पूरा खाली हो। यूजुअली क्या होता है, पूरे फील्ड पे आपने अगर लगा दिया मान लो वीट, अब वीट को एक टाइम पे काटा जाता है, पूरे फील्ड पे से आपने वीट की फसल को काट दिया। अब अगले 1-2 महीने के लिए वो जो फील्ड है वो पूरी तरीके से खाली है, मिट्टी है उसमें, जरा सी हवा चलेगी, जरा सा पानी बहेगा, ये जो मिट्टी है ये एक जगह से दूसरी जगह पे इरोड हो जाएगी।
इरोजन को रिड्यूस करने के लिए आपने ये जो फील्ड है इसमें स्ट्रिप क्रॉपिंग करने की शुरुआत करी। इसके दो फायदे हो गए, एक तो इरोजन भी कम होगा, ना के बराबर होगा, और दूसरा ये जो दो क्रॉप्स आपने चूज की ये ऐसी चूज करी कि ये एक दूसरे की ग्रोथ को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक रो में कोई क्रॉप लगाओ, दूसरी में लगा दो ग्रास, फिर वही क्रॉप लगाओ, फिर चौथी रो में लगा दो ग्रास। अब घास का मतलब क्या है, घास जो है वो थोड़ा मिट्टी को पकड़ के रखेगी, विंड के फ्लो को भी ब्रेक करेगी, और जो बगल में फसल है वो फसल हो रही होगी। वही लिखा हुआ है, लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड, दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। और चौथा मेथड है शेल्टर बेल्ट्स। बाहर बारिश आ गई है, हो सकता है लाइट चली जाए, तो कर लेते हैं कंप्लीट अगर हो जाता है तो। देखो शेल्टर बेल्ट्स का मतलब क्या है, बहुत सिंपल। शेल्टर बेल्ट्स का मतलब क्या है, मान लो ये कोई डेजर्ट एरिया है। अब डेजर्ट एरिया का टिपिकल सिनेरियो क्या है, यहाँ पे बहुत तेज विंड चलेगी और यहाँ पे है सैंडी सॉइल। ये विंड जो है ये क्या करेगी, अपने साथ सैंड को एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ाएगी। और मान लेते हैं ये जो आउटसाइड एरिया है ये बहुत फर्टाइल है, बहुत अच्छा एरिया है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विंड जो है वो इस सैंड को अपने साथ उड़ा उड़ा के इस फर्टाइल एरिया में डिपॉजिट कर रही है, इस फर्टाइल एरिया में डिपॉजिट कर रही है। और ये पिछले कई सालों से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, ये जो फर्टाइल सॉइल है ये भी डेजर्ट में कन्वर्ट होने की शुरुआत कर देगी। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि ये जो डेजर्ट एरिया है इसके इर्द गिर्द आप लंबे चौड़े पेड़ लगाओ, घने पेड़ लगाओ। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो जो विंड फ्लो कर रही है वो विंड इन पेड़ों की वजह से थोड़ा धीमे फ्लो करेगी, बिकॉज जो पेड़ हैं वो ऑब्स्टेकल का काम करेंगे। विंड अगर धीमे फ्लो करेगी तो कम इरोजन होगा या ज़्यादा इरोजन होगा, कम इरोजन होगा। दूसरा, जितनी भी मिट्टी यहाँ से विंड उड़ा के लेके आ रही है वो इन पेड़ों से टकराएगी और वापस यहीं पे गिर जाएगी, मतलब क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो ये भी फ़ायदा हो गया। तीसरा एक फ़ायदा और होगा, ये जो पेड़ लगे हैं बिल्कुल बाउंड्री पे, इनकी रूट्स तो इस मिट्टी में भी जाएंगी, तो जो इमीडिएट मिट्टी होगी उस मिट्टी को ये पेड़ की रूट्स पकड़ के रखेंगी और वो जो इमीडिएट पास में मिट्टी पड़ी है वो नहीं उड़ पाएगी। तो इससे ओवरऑल क्या होगा, इरोजन कम होगा, डेजर्टिफिकेशन की जो ग्रोथ है वो भी कम होगी। ये जो शेल्टर बेल्ट्स हैं ये डेजर्ट एरियाज़ में लगाई जाती हैं, कोस्टल एरियाज़ में भी लगाई जाती हैं, बिकॉज कोस्टल एरियाज़ में जब टाइड्स वगैरह आती हैं तो खूब सारी मिट्टी का इरोजन होता है, तो वहाँ पे पेड़ लगा दिए जाते हैं बड़े बड़े, ताकि जो मिट्टी है वो एक जगह पे पकड़ी रहे। इसका भी अपने पास में इमेज है, देखो उसको देख ही लेते हैं। ये तो है स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्या आपने स्ट्रिप्स में ए क्रॉप, फिर बी क्रॉप, फिर इधर ए क्रॉप, फिर इधर बी क्रॉप, ये है स्ट्रिप क्रॉपिंग। और ये है शेल्टर बेल्ट्स, ये आपने पेड़ जो लगाए वो इतने घने लगा दिए कि उधर की मिट्टी इधर नहीं आ पा रही है, इधर जो फील्ड है वो बेहद फर्टाइल है। और इसके साथ सॉइल कंजर्वेशन के जो मेथड्स हैं उनकी बातचीत खत्म हो गई। एक बार और देखें अगर अपन, तो अपन ने दो तीन चीज़ों पे बात करी। सॉइल इरोजन का मतलब क्या है, द वेदरिंग ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज नोन एज सॉइल इरोजन। सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन ये दोनों ही प्रोसेसेस जो हैं वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट करती हैं, और नेचर ने इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में बैलेंस क्रिएट किया है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो बैलेंस है ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। और वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, डिफॉरेस्टेशन। सॉल्यूशन क्या है, एफॉरेस्टेशन। सो प्रॉब्लम क्या है, ओवर ग्रेजिंग। सॉल्यूशन क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग ग्राउंड्स। प्रॉब्लम क्या है, डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। सॉल्यूशन क्या है, फार्मर्स को एडुकेट करो, मॉडर्न मशीनरी को यूज़ करो। प्रॉब्लम क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। सॉल्यूशन क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ माइनिंग साइट्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स। ये ह्यूमन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, जैसे विंड है, जैसे वाटर है, जैसे ग्लेशियर है। दो तीन टर्म्स हैं, एक का मतलब गलीज। गलीज क्या होती हैं, जब पानी मिट्टी के ऊपर बह रहा होता है तो वो पानी अपना रास्ता बनाता है, उसको बुलाया जाता है चैनल। जब ये चैनल बहुत ज़्यादा डीप हो जाते हैं तो इनको बुलाया जाता है गलीज। और इन गलीज की वजह से जो लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाती है और उसे बुलाया जाता है बेडलैंड। चंबल में इन्हीं बेडलैंड्स को बुलाया जाता है रिवाइंस। फिर दूसरा टर्म है शीट इरोजन। जब पानी के तेज फ्लो की वजह से सॉइल की जो टॉप लेयर है वो एकदम शीट के जैसे वॉश अवे हो जाए तो उसको बोलते हैं अपन शीट इरोजन। सॉल्यूशन के तौर पे तीन चार चीज़ें पढ़ी अपन ने। एक पढ़ा अपन ने क्या, कॉन्टोर फ्लोइंग। जब आप माउंटेन की जो कॉन्टोर लाइंस हैं उनके अलोंग फ्लो करते हो तो जो इरोजन है वो कम होता है, बिकॉज विंड की, वाटर की जो फ्लो है वो डी एक्सीलरेट होती है, वो कम होती है। और जब वाटर या विंड कम स्पीड से फ्लो करेगा तो इरोजन भी कम होगा। दूसरा टेरेस कल्टीवेशन, कि आपने माउंटेन पे टेरेसेस को काट लिया है और उनके ऊपर आप कल्टीवेशन कर रहे हो। तीसरा स्ट्रिप क्रॉपिंग,
आपने फील्ड को स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया है और उनमें क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जा रहा है कुछ इस तरीके से कि दोनों क्रॉप्स को एक टाइम पे नहीं काटा जाएगा और दोनों क्रॉप्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी उसकी ग्रोथ में, इसको बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। और चौथा है शेल्टर बेल्ट। आपने डेजर्ट एरिया के इर्द गिर्द लंबे चौड़े पेड़ लगा दिए हैं, उसकी वजह से जो डेजर्टिफिकेशन है उसको कर्व किया जा रहा है। और इसके साथ इस चैप्टर की बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। जाने से पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।